केमिस्ट्री जो है एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने भी जो है वो पिछले लेक्चर में इसकी इंपॉर्टेंस बताई थी कि इसकी कहाँ कहाँ किस तरीके से कितनी इंपॉर्टेंस होती है। तो आप लोग देख चुके हो कि इसकी जो वो आपके हर प्रोडक्ट में आपके इर्द गिर्द जितने भी प्रोडक्ट्स यूज करते हो उसके अंदर तमाम प्रोडक्ट्स के अंदर या जो भी आप एक्शन परफॉर्म करते हो सबके अंदर ही केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा अमल दखल है। तो इसलिए हमने केमिस्ट्री को थोड़ा इजी वे में स्टडी करने के लिए हमने इसको जो है कुछ ब्रांचेस में डिवाइड कर लिया ताकि हमारी जो केमिस्ट्री है वो आपस में मिक्स ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हमने ये आपके सामने कुछ ब्रांचेस हैं जिन पे जो हमने केमिस्ट्री को डिवाइड किया और यही ब्रांचेस हम आज पढ़ने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो हम आज पढ़ेंगे वो है फिजिकल केमिस्ट्री। सही, अब फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? फिजिकल केमिस्ट्री में आप जो है क्या पढ़ते हो, एक बुक की डेफिनेशन तो आप लोग जो है वो पढ़ ही लोगे, लेकिन मैं आपको जरा थोड़ा इजी वे में समझाता कि फिजिकल केमिस्ट्री में आप किसी भी मैटर में जो है वो चेंजेस या उसकी कंपोजिशन या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हो, जैसे कि उसके नाम से ही जाहिर है फिजिकल। या फिर उसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी है कि आप जो है केमिकल प्रोसेस को, किसी भी केमिकल प्रोसेस को जो है वो पढ़ने के लिए जो फिजिक्स की टेक्निक्स है, जो फिजिक्स के प्रोसेस आप जो है यूज कर रहे होते हो किसी भी केमिकल प्रोसेस को स्टडी करने के लिए, तो उसको कहते हैं वो आप कहाँ पढ़ रहे होते हो? फिजिकल केमिस्ट्री में। अच्छा, इसकी थर्ड जो डेफिनेशन वो क्या है? जो भी आप इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप कुछ उन लॉस को या उन प्रिंसिपल्स को पढ़ते हो जो क्या गवर्न कर रहे होते हैं। गवर्न मतलब कंट्रोल करना, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन या किसी भी केमिकल प्रोसेस को जो लॉस या जो प्रोसेस गवर्न कर रहे होते हैं उन लॉस को या उन प्रोसेस को आप कहाँ पढ़ रहे होते हो? फिजिकल केमिस्ट्री में। अच्छा जी, तो हम चेंजेस देख लेते हैं या कंपोजिशन देख लेते हैं, हम कैसे पढ़ रहे होते हैं, या फिजिकल प्रॉपर्टीज कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाती है आपकी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सरफेस टेंशन हो गई, विस्कोसिटी हो गई, ये तमाम क्या है किसी भी मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, उन सब प्रॉपर्टीज को आप कहाँ पढ़ रहे होते हो? फिजिकल केमिस्ट्री में। और दूसरी चीज आप ये जो है ब्रांच असल में हमें ये बता रही होती है, या ये कह लो कि आप इसके अंदर ये पढ़ रहे होते हो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं होगा। सही है, उसकी जो है प्रोबेबिलिटी है होने की या नहीं है, कितने चांसेस हैं, और अगर है, अगर वो रिएक्शन जो है वो हो रहा है तो उसके अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का रेशियो कितना है। सही, उस रेशियो को आप कहाँ पढ़ रहे होते हो? इधर आप उसको जो है वो मोल की शेप में ले लो, वॉल्यूम की शेप में ले लो, या फिर उसके मास की शेप में ले लो, किसके? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की। तो उस रेशियो को आप कहाँ पढ़ रहे होते हो? फिजिकल केमिस्ट्री में। दूसरी ब्रांच आ जाती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहते हैं कि इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब हाइड्रोकार्बन्स कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है, इसके अंदर शॉर्ट में मैं बताऊं तो इसके अंदर आप किसको पढ़ते हो? हाइड्रोकार्बन्स को और उसके डेरिवेटिव्स को। वैसे तो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स अभी तक जो डिस्कवर्ड एलिमेंट्स है वो कितना है? 118 एलिमेंट्स, और उन तमाम जो एलिमेंट्स की एक अपनी केमिस्ट्री है। लेकिन आप ये कह सकते हो कि जो कार्बन है वो इतना ज्यादा है, जो कंपाउंड्स बनाता है कि इतना ज्यादा कह लो कि इतने मुख्तलिफ उसके कंपाउंड्स हैं कि उसकी आप जो एक अलग ब्रांच बना सकते हो सिर्फ किसको? कार्बन के कंपाउंड्स को पढ़ने के लिए आप उसकी केमिस्ट्री में एक अलग ब्रांच बना सकते हो, और वो ब्रांच कौन सी है? वो ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको कहा कि आप यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ते हो। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है? वो ऐसे कंपाउंड्स को आप यहाँ पढ़ते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यहाँ लिख देती हूँ कि जिसमें क्या हो? कार्बन हो और हाइड्रोजन हो। ठीक है, ये दो मेन एलिमेंट्स हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन का कह लो कि 99% किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में होना चाहिए, कितना? 99%। लेकिन कार्बन के बगैर तो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है ही नहीं। कह लो केमिस्ट्री ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत सारे ऐसे भी एबिलिटी होती है
5% होना चाहिए। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम हाइड्रोकार्बन्स के कौन कौन से जो वो होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के जो कंपाउंड्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, कह लो ग्लूकोज कह लो, सही, C6H12O6। ग्लूकोज क्या है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये वैसे तो एक बायोमोलिक्यूल भी कह लो, लेकिन ये यहाँ पे हम इसको किस में पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है, कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। सही है, तो ग्लूकोज क्या है आपका, ग्लूकोज आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड देख लेते हैं, बेंजीन, C6H6, जिसका फॉर्मूला है C6H6। ये तो क्या आ गया, आपके हाइड्रोकार्बन आ गए। सही, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन भी शामिल हो और हाइड्रोजन भी शामिल हो, ये तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया। लेकिन अब अगर मैंने जो आगे बात की थी कि इनके डेरिवेटिव्स को भी पढ़ा जाता है यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, डेरिवेटिव का क्या मतलब, वो कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जो इन हाइड्रोकार्बन से आगे जाके मिलके बने हो, सही, जो इनसे डेरिवेट हुए हो, तो उनको क्या, उन ऐसे कंपाउंड्स को आप क्या कहते हो, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। और ऐसे कंपाउंड्स को आप कहाँ पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया कि हाइड्रोकार्बन कैसे है, C6H6 बेंजीन, सही है, इसका डेरिवेटिव बना लो, तो इसका डेरिवेटिव जो है वो फिनोल भी बन सकता है। ठीक है, सही, ये क्या है, फिनोल, ये क्या है, डेरिवेटिव है किसका, बेंजीन का। सही, तो ऐसे कंपाउंड्स को, हाइड्रोकार्बन्स को और उनके डेरिवेटिव्स को आप कहाँ पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। थर्ड ब्रांच आ जाती है हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके नाम से ही जाहिर है, इनका मतलब क्या होता है, विदाउट, सही है, या फिर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कह लो या फिर विदाउट कह लो। तो इसके अंदर आप तमाम पीरियोडिक टेबल के तमाम एलिमेंट्स के कंपाउंड्स को पढ़ते हो, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे जितने भी बनने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको आप कहाँ पढ़ते हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स, क्या मैंने बोला थी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं 118, मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन भी होते हैं उसमें, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो उनके जो भी हाइड्रोकार्बन के जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनको हटा के जितने भी एलिमेंट्स हैं उससे बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं वो आप कहाँ पढ़ते हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। सही है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ ले लो कि आप जो है H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, NaCl हो गया, ये तमाम क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, CaCO3, ठीक है, इसके अलावा आपके पास HCl हो गया, ये तमाम क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आप कहाँ पढ़ते हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अच्छा, वन मेन डिफरेंस जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपको आगे जाके कॉन्सेप्ट भी मिलेगा कि ये पहले समझते हैं कि ये दोनों कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों जो है आपको किससे मिलते हैं, सिंथेटिक होते हैं, मतलब कि ये आप जो वो नॉन लिविंग बीइंग से मिल सकते हैं या बना सकते हो। लेकिन आगे जाके ये बात क्लियर हो गई कि नहीं, जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसे सिर्फ जो है वो दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आप सिर्फ सिंथेटिक ही यूज करो, नहीं, ये जो है वो आपको लिविंग बीइंग से भी मिल सकता है। और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो आप जो है वो हमेशा आपको नॉन लिविंग थिंग से ही मिलेंगे। सही, आप क्या पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया ये इसमें गैसोलीन, मतलब कि पेट्रोल हो गया, सही है, इसके अलावा आपके प्लास्टिक्स हो गए, डिटर्जेंट्स हो गए, ये नेचुरल गैस हो गई, नेचुरल गैस किसे कहते हैं, मीथेन को, CH4 को। इन चीजों को आप कहाँ पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि ये सारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो उसमें आ जाता है आपका ग्लास आ जाता है, सीमेंट आ जाता है, सेरेमिक्स आ जाते हैं और मेटलर्जी आ जाता है। ग्लास की कंपोजिशन को आप कहाँ पढ़ते हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ग्लास की कंपोजिशन फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि इसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, या कह लो कि जो मेन एलिमेंट होता है ग्लास का, वो क्या होता है, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसको आप सिलिका भी कह सकते हो। जब इस सिलिका के साथ जो है वो सोडियम या फिर कैल्शियम मिल जाए तो वो क्या बना लेता है, ग्लास बना लेता है। तो इन चीजों की कंपोजिशन को आप कहाँ पढ़ते हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हमारी फोर्थ ब्रांच आ जाती है वो है मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये हमारी हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकेंड, ये हो गई थर्ड, और ये क्या है, मेडिसिनल केमिस्ट्री।
केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री में बस ये इतना ही बताओगे कि इसमें आप जो है मेडिसिन को बनाना या फिर आप ये कह लो कि ड्रग्स को बनाना आप किसके अंदर पढ़ते हो, मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ते हो। मतलब कि वो मेडिसिन की कंपोजिशन क्या है, वो कैसे बनती है, उनको आप कहाँ पढ़ते हो, मेडिसिनल केमिस्ट्री में। फिफ्थ आपकी ब्रांच आ जाती है, वो है आपकी क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स लिखा है, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद एप्लीकेशन मैकेनिक्स एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फिजिकल मॉडल इन केमिकल सिस्टम। किसी भी फिजिकल मॉडल की एप्लीकेशन, उसकी मैकेनिक्स या फिर उसके एक्सपेरिमेंट्स को किसमें, केमिकल सिस्टम में, उसकी स्टडी को आप कहाँ करते हो, क्वांटम केमिस्ट्री में। इसकी जो है वो एग्जाम्पल अगर हम देख लें तो अभी तक जिसकी एडवांसमेंट्स है वो क्या है, कंप्यूटर और जो है आप कह लो कि मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन्स या मोबाइल फोन्स। ये कहाँ पे आप जो है वो कह लो कि इसकी एग्जाम्पल है क्वांटम केमिस्ट्री की। अच्छा, अब सिक्स हमारी ब्रांच आ जाती है, वो आ जाती है आपकी बायोकेमिस्ट्री। सही, बायोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ते हो आप, बायो मतलब लाइफ, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसके जो बायोमोलिक्यूल्स है, उसके अंदर जो भी बायोमोलिक्यूल्स है उसकी स्टडी को आप कहाँ करते हो, बायोकेमिस्ट्री में। बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से आ जाते हैं, वो आ जाते हैं आपके प्रोटीन्स आ गए, आपके कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, लिपिड्स कह लो या फिर फैट कह लो, ये दोनों एक ही चीज है, लिपिड्स या फैट आ गए। इसके अलावा एंजाइम्स आ गए, तो ये सारे क्या है आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं और इनको आप कहाँ पढ़ते हो, बायोकेमिस्ट्री में। एंजाइम इसकी इन जो कंपाउंड्स होते हैं इनकी कंपोजिशन को या फिर इनको कह लो कि इनके मेटाबॉलिज्म को जो है वो इनकी सिंथेसिस को, कंपोजिशन वही हो गई सिंथेसिस, और इनकी मेटाबॉलिज्म को आप कहाँ पढ़ते हो, बायोकेमिस्ट्री में। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपको मेटाबॉलिज्म का मतलब बनना टूटना, सही है, इन कंपाउंड्स का बनना टूटना कहाँ पढ़ते हो, बायोकेमिस्ट्री में। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो आपको मिलता है कहाँ से, फूड से। जो आप फूड इंटेक करते हो तो उसके अंदर से आपको प्रोटीन भी मिलता है, लिपिड भी मिलते हैं और आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट आपको कहाँ मिला, फूड से मिला, सही है। उसने क्या किया, अब वो टूटा कहाँ पे जाके, वो टूटा आपके जब आप रेस्पायर करते हो, रेस्पायरेशन जो आपका प्रोसेस होता है वहां पे कार्बोहाइड्रेट जो वो टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी प्रोड्यूस होती है। तो इस मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमोलिक्यूल को, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट को आपने कहाँ पढ़ा, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। हमारी सेवेंथ ब्रांच है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आप जो है उन कह लो केमिकल कंपाउंड्स को पढ़ते हो जो कि कमर्शियली प्रोड्यूस्ड होते हैं। कहाँ पे, इंडस्ट्रीज में। कमर्शियली प्रोड्यूस जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनकी कंपोजिशन को, उनकी सिंथेसिस को आप कहाँ पढ़ते हो, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। फॉर एग्जांपल हम कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को जो है वो कमर्शियली जो है वो बना सकते हैं, वो आपके हो गए फर्टिलाइजर्स हो गए, ग्लास हो गया, सीमेंट हो गया, मेडिसिन हो गई, इस तमाम चीजों को, इन तमाम चीजों की कंपोजिशन को आप कहाँ पढ़ते हो, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। फर्टिलाइजर की बात करें तो फर्टिलाइजर में फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर का जो मेन एलिमेंट है वो क्या है, अमोनिया। सही है, अमोनिया जो है वो नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर का मेन एलिमेंट है। तो ये मैंने क्या बताई आपकी, उसकी कंपोजिशन बता दी फर्टिलाइजर की। इसी तरीके से जो है वो बाकी चीजें होती हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ग्लास में आप सिलिका के साथ जो है वो क्या करते हो, कभी सोडियम को ऐड कर देते हो या फिर कैल्शियम को ऐड कर देते हो तो आपका ग्लास बन जाता है। इसी तरीके से मेडिसिन और सीमेंट की भी कंपोजिशन को, उसकी सिंथेसिस को, ये उसके अंदर कौन कौन से केमिकल प्रोसेस, कैसे केमिकल प्रोसेस से ये चीजें गुजर के बनती है, तो वो सब आप कहाँ पढ़ते हो, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। एट ब्रांच कौन सा आ जाती है, वो आ जाती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है, इसके अंदर हम किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो भी रिएक्शंस होते हैं, उसके जो भी रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस, या फिर उसके अंदर जो भी जो है वो प्रोसेस हो रहा होता है उसको आप कहाँ पढ़ते हो, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। फॉर एग्जाम्पल इसकी जो मेन एग्जाम्पल है वो है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द एटम व्हिच हैज एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82। एक ऐसा एटम जिसके अंदर एटॉमिक नंबर है, जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो अगर 82 से ज्यादा है तो उसके अंदर क्या होते हैं, खुद ब खुद रेडिएशंस इमिट होना स्टार्ट हो जाती हैं ऐसे एटम में से। और इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, रेडियो एक्टिविटी। ये क्या न्यूक्लियर प्रोसेस है, तो इसको आप क्या कहते हो, रेडियो एक्टिविटी। उसके अंदर जो कह लो कि जिन एलिमेंट्स के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है वो कौन से होते हैं, उनको आप क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट।
रिएक्टर्स में होते हैं जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ये रिएक्शंस वहां पर होते हैं। इसके अलावा ये रिएक्शंस आपके सन पे भी होता है। ये क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, और ऐसे रिएक्शंस को आप कहाँ पढ़ते हो? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। आपकी 9th ब्रांच है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आप, इसकी भी नाम से जाहिर है कि क्या आप पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंट पे जो भी जो है वो इन्वायरमेंट के एस्पेक्ट्स है या उसके ऊपर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के थ्रू जो भी बैड इफेक्ट्स पड़ रहे हैं या जो भी इफेक्ट पड़ रहे हैं उसको आप कहाँ पढ़ते हो? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। एंथ्रोपोजेनिक, अभी मैंने एक टर्म यूज की, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज को आप कह सकते हो मैन-मेड एक्टिविटीज। सही है? एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या होता है? मैन-मेड, मतलब कि हमारे थ्रू जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है उससे जो भी जो है वो कह लो कि जो भी गंदगी निकल रहा है उससे हमारा इन्वायरमेंट खराब हो रहा है। तो उन इफेक्ट्स को आप कहाँ पढ़ लेते हैं? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। फॉर एग्जांपल हम लोग रेफ्रिजरेटर्स यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, इन चीजों से लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकल रहे हैं जो कि हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है। इसने हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसने हमारी जो है एनवायरनमेंट पे इफेक्ट किया क्योंकि हमारा ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है। तो इस ऐसे प्रोसेस को या इन चीजों को आप कहाँ पढ़ते हैं? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। उसकी अदर एग्जांपल ये है कि जो पोल्यूशन होती है, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, रेडिएशन पोल्यूशन हो गई, सॉइल पोल्यूशन हो गई, एयर पोल्यूशन हो गई, इन तमाम पोल्यूशन की टाइप्स को आप कहाँ पढ़ते हो? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग हो गई या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट कह लो, ये सारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के थ्रू जो भी बैड इफेक्ट्स हो रहे हैं उनकी वजह से ये सारी तमाम चीजें कॉज हो रही हैं। तो इन तमाम चीजों को आप पढ़े एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। हमारी जो 10th ब्रांच है वो है ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री को आप कह लो कि जस्ट अपोजिट टू एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ये ब्रांच, क्योंकि इसके अंदर आप उन चीजों को पढ़ रहे होते हो या आप कह लो कि ऐसे सॉल्यूशंस को पढ़ रहे होते हो जिसकी वजह से जो आपका एनवायरनमेंट खराब हुआ है वो उसकी सॉल्यूशन है कि जो इफेक्ट्स आपके ऊपर हुए तो उनको खत्म कैसे किया जाए। उन सॉल्यूशंस को आप कहाँ पढ़ते हो? ग्रीन केमिस्ट्री में। या फिर आप कह लो कि यहाँ पे आप उन चीजों को बनाने का प्रोसेस को पढ़ते हो कि जो वो लेस हजार्डियस हो, मतलब जो जिनका नुकसान कम हो। अब हमारी लास्ट ब्रांच क्या आ जाती है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री के भी नाम से जाहिर है कि इसके अंदर आप मैटर की जो वो एनालिसिस कर रहे होते हो, कैसे? क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली। किसी भी मैटर में अगर आप उसकी क्वालिटेटिवली या क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हो तो उसको आप कहाँ पढ़ते हो? एनालिटिकल केमिस्ट्री में। इसकी एग्जांपल दे देती हूँ कि जैसे जो भी कह लो कि केमिस्ट होता है वो क्या एक वो जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहा है किस चीज की? एक सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कैफीन की कि कितने अमाउंट में जो प्रेजेंट है एक सॉफ्ट ड्रिंक में कैफीन, या कितनी कंसंट्रेशन है उसकी। तो ये क्या हुई? इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस हुई। तो ये इसकी स्टडी को आप कहाँ पर करते हो? एनालिटिकल केमिस्ट्री में। So guys, this was all about the branches of chemistry.